नमस्कार साथियों, मैं अंशुमन एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं दैट्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखेंगे, इसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली से पहले मैं आपको अवेयर कर दूं कि क्लास 10th में आपको टॉपिक मिलेगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये, और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग है। बाकी हालांकि ये सिलेबस जो मैंने इसमें कंटेंट लिए हैं, ये बेसिकली एक एज अ ऐसे लिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th के ही बच्चे देख सकते हैं। ये बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए भी है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है, अगर आप आगे देखेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एट ऑल, हमारे पास ये उस पर्टिकुलर टाइम का मैप है, नियर अबाउट 1830 के आसपास का। 1830 के आसपास का ये हमारा मैप है। इस पर्टिकुलर मैप में आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये रहा हमारा इटली, ये रहा हमारा इटली, और इटली, सॉरी, ये रहा हमारा सार्डिनिया पिडमॉन्ट, ये सेंट्रल इटली, ये पेपल्स स्टेट, और ये हमारा है जो टू सिसिलियस है, जो कि स्पेन के रूल के अंदर आते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये हमारा ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ये हमारा जर्मन एम्पायर है, प्रसा वगैरह हो गए तो जर्मनी के अभी करंट बॉर्डर जर्मनी के पार्ट्स हैं। तो इस सीरीज में थोड़ा सा ये मैप को आप नोटिस करेंगे, इधर ये हमारा फ्रांस है और ये इधर हमारा ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया है। तो ये जो पर्टिकुलर मैप है, इस मैप में ये रहा टोटल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इटली बेसिक वे में। सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हुए। व्हाट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? ऐसी कौन सी कंडीशंस आ गई थी, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया आ गया था जिसमें हमें इटली को यूनिफाई करने की जरूरत पड़ी? ऐसे कौन से मेजर कॉजेस थे जिसकी वजह से हम इटली को यूनिफाइड करने के चक्कर में पड़ गए? आखिर ऐसे कौन से आपातकालात है, ऐसे कौन सी सुनामी आ गई थी, ऐसा कौन सा भूकंप आ गया था कि जो हमें इटली को एक साथ रिलेट करने की जरूरत पड़ी? एक एक करके हम इसको समझते हैं। नोन एज द रेसोग्राफ रिवोल्ट एंड अ मेजर पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था 1804 में, नियर अबाउट 1804 के आसपास नेपोलियन सिविल कोड लेके आता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो नेपोलियन होता है, वो इटली के भी कई सारे पार्ट्स पे उसका डोमिनेंस होता है। नेपोलियन इटली के कई सारे पार्ट पे डोमिनेंस करने के बाद इटली में एक तरीके से आज जो मॉडर्न इटली है, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। इटली छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ था, छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ था हमारा इटली। लेकिन अब वो छोटे छोटे पार्ट में क्यों टूटा था, इस पे हम चर्चा तो कर नहीं सकते। हमें चर्चा करनी है कि वो छोटे छोटे पार्ट आखिर कैसे मिलते हैं, और वो छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक यूरोप में एक नया देश कैसे बनते हैं, जिसको हम इटली के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मेन गोल था क्या? द यूनाइट मेनी स्मॉल इटालियन स्टेट इनटू वन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री, द किंगडम ऑफ इटली। ये नियर अबाउट 7 से लेके 9 स्टेट्स में था। मेनली 7 कंसिडर किया जाते हैं, लेकिन अगर पेपल स्टेट में कुछ और पार्ट को जोड़ देते हैं तो ये 9 हो जाते हैं। मेन मोर देन जस्ट बॉर्डर्स। अगर मैं बात करूं कि अच्छा, इटली को यूनिफाई होने में क्या क्या चीजें, या किसी कंट्री को यूनिफाइड होने में क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करती है, इट वाज अबाउट द बिल्डिंग अ कॉमन इटालियन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड द फ्यूचर। एक बेस्ट क्वालिटी के आइडेंटिटी के लिए, यानी कि इटालियंस की लैंग्वेजेस के लिए, उनके कल्चर्स के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए इटली का यूनिफिकेशन किया गया था। अगर मैं बात करूं कि यूनिफिकेशन के पहले इटली किस कंडीशंस में था, तो इटली बिफोर यूनिफिकेशन अ फ्रेगमेंटेड लैंड हुआ करता था। इटली इन अर्ली 1800 डिवाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द अदर स्टेट, नॉट अ यूनाइटेड कंट्री। ये एक पर्टिकुलर यूनाइटेड कंट्री नहीं था। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स का एक ग्रुप हुआ करता था। पिडमेनिया, सार्डिनिया, लंबार्डी, मेनी वेयर कंट्रोल बाय द इन्फ्लुएंस बाय द फॉरेन पावर्स। कुछ जो इटली के पार्ट्स थे, वो फॉरेन पावर के थ्रू कंट्रोल किए जाते थे। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन किसको किसको कंट्रोल करता था, तो जो रीजन थे, किंगडम ऑफ पिडमोंट एंड सार्डिनिया, या सार्डिनिया पिडमोंट किसके साथ था, तो ये थे हाउस ऑफ सेवाय, जो कि इटालियन थे। हाउस ऑफ सेवाय जो कि इटालियन थे, इटालियन होने के नाते। किंगडम ऑफ टू सिल्सियस बर्बन डायनेस्टी, जो कि स्पेनिश डायनेस्टी थी, एकदम साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इटली, एकदम साउथ ईस्ट, एकदम सदर्न पार्ट जो है इटली का, वो बर्बन डायनेस्टी जो कि स्पेनिश डायनेस्टी के अंदर आती थी, वो करते थे। पेपल स्टेट जो थे वो पोप के
वो पोप कंट्रोल करते थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पोप क्या होते थे? तो बेटा जिस तरीके से हमारे रिलीजन्स होते हैं, उन रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियस के हेड होते हैं। जैसे हिंदुज्म में शंकराचार्य हो गए, इस्लाम में हो गए आपके खलीफा, जिस या ऐसे कह सकते हैं कि जो धर्म के धर्म गुरु होते हैं। तो कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें हम पोप कहते हैं। उन्हें हम किस नाम से कंसिडर करते हैं? पोप। क्लियर हुई बात? ये अभी रिसेंटली 1 और 2 मंथ पहले की बात है, पोप फ्रांसिस उनका निधन हुआ है। ओके। लंबार्डी वेनेतिया किसके था? ऑस्ट्रियन एम्पायर का। क्योंकि ये जो एरिया जो ये जितने ये एरिया दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर से साझा करते थे। एंड डची ऑफ परामा, डची ऑफ मोडेना, ग्रैंड डची ऑफ टस्कनी, ये सब ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस में थे। किसके इन्फ्लुएंस से चल रहे थे? ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस से चल रहे थे। एंड द सेकंड थिंग, इटली बिफोर नदर्न इटली किसके पास था? नदर्न इटली अंडर द फॉरेन इन्फ्लुएंस। लंबार्डी वेनेसिया इज डायरेक्ट अंडर द ऑस्ट्रेलियन रूल्स। किंगडम पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया अ फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट। अब अगर मैं बात कहूं कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट की, तो ये एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जो कि फ्री था, बाकी सारे स्टेट फ्री नहीं थे। रूल्ड बाय द हाउस ऑफ सोवाय, हाउस ऑफ सोवाय के थ्रू इस पे रूल किया जाता था। बिकम द लीडर ऑफ यूनिफिकेशन मूवमेंट, जो कि यूनिफिकेशन के मूवमेंट यही बनता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाला रीजन। अब इसमें मोडेना, परामा, टस्कनी, स्मॉलर स्टेट इन्फ्लुएंस बाय अदर कंट्रोल बाय द ऑस्ट्रिया। तो जो छोटे छोटे स्टेट थे और जो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर के साइड में यहाँ पे यहाँ जो लगे हुए थे, वो किसके इन्फ्लुएंस में आते थे? ऑस्ट्रियन एम्पायर के। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई समस्या आपको इसमें? आगे चले। गुड। सो सेंट्रल सदर्न इटली ऑब्जेक्ट यूनिटी ऑफ पीपल स्टेट, ये जो था पोप कंट्रोल करते थे इसके, यानी कि जो इटली का सेंट्रल वाला पार्ट था। नदर्न वाला पार्ट अपर साइड में हो गया, सदर्न वाला पार्ट नीचे आ गया, जो कि स्पेन के कंट्रोल में था। ये मिडिल वाला पार्ट किसके कंट्रोल में था? पोप के कंट्रोल में था। अब एक ऑब्स्टिकल ऑफ द यूनिफिकेशन ड्यू टू द रिलीजियस अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर एक और तरीका हो सकता है, अगर हमें किसी को यूनिफाई करना होता है तो हम वहां पे उसको रिलीजन से भी कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में वहां पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकुंभ आया। तो महाकुंभ में कहीं ना कहीं जो एक गवर्नमेंट का डेटा निकल के आया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 50 करोड़ लोग वहां पे आके स्नान किए थे, महाकुंभ में आके स्नान किए थे। पूरी मेहनत पे पानी फेर के चले गए महाराज। एडिट तो करूंगा, ये तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। रूल बाय द बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। अच्छा, इंट्रोड्यूस सिल्सी एंड सदर्न मतलब इटली जो था, ये किसके थे? बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन थे। एंड आफ्टर पुअर एंड अनडेवलप्ड। अच्छा, ये ऑफन मतलब मैक्सिमम टाइम पे ये क्या थे? पुअर थे। क्या थे? पुअर थे। क्या थे बेटा? अच्छा देखो, एक और चीज देख लो बेटा, जैसे अभी का झारखंड है, कौन है? झारखंड है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, लेकिन आप वहां देखोगे झारखंड में तो बहुत ज्यादा गरीबी है। या बिहार को ही आप ले लो या उत्तर प्रदेश को ले लो, ये लोग जॉब करने कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं, बिकॉज मुंबई ज्यादा डेवलप्ड है। तो एक चीज जान लो कि जो जगह कम डेवलप रहेगी और जो जगह ज्यादा डेवलप रहेगी, तो कम डेवलप वाले लोग भी वहां पे एस्केप कर जाएंगे ज्यादा डेवलप वाली जगह पे। आप ये अनडेवलप्ड है। ओवरऑल इटली लॉन्ग बाय द नेशनल यूनिटी वाज द वीक अगेंस्ट फॉरेन कंट्रोल। इटली जो था ये कैसे था? इसकी जो नेशनल यूनिटी थी वो क्या थी? वीक थी अगेंस्ट द फॉरेन कंट्रोल। यानी कि इटली के अंदर की जो यूनिटी थी, इटली के जो छोटे छोटे स्टेट थे, उनकी यूनिटी एज ए ऑस्ट्रियन, एज अ फ्रांसीसी के कंपेयर में कमजोर थी। इसी वजह से उन लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे चल रहा था। So main ideas behind the unification and growth and the desire of unity, नेशनलिज्म। इटली को यूनिफाई करने में सबसे मेन पार्ट आता है नेशनलिज्म का। इटालियन थिंकर्स बिलीव इन अ शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। द आइडिया ऑफ इटालियंस शुड बी द यूनिट ऑफ द यूनाइटेड इन आवर कंट्री। सेकंड वन द लिबरलिज्म इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ इंस्पिरेशन लिए थे। कौन? इटली को यूनिफाई करने में। इज दैट क्लियर? अब डिजायर फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड अदर एब्सोल्यूट मोनार्कीज, यानी कि मोनार्की के एब्सोल्यूट करने के चक्कर में ये दो चीजें हैं, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी इंडिया में इक्वालिटी के लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए लड़ा जा रहा है। इंडिया में तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इक्वालिटी को लेकर। तो इसकी मैं अगर बात करूं थोड़ा आगे मतलब
इंस्टेंस में। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है, इस पर्टिकुलर फिनोमेना में आप नोटिस करोगे कि किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी इक्वलिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में कोई एलीट क्लास में आता है, तो कोई वर्किंग क्लास में आता है, कोई मिडिल क्लास में आता है, कोई पुअर क्लास में आता है, तो सबके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि सभी लोग इक्वल होने चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ठीक है, एक सोसाइटी में इक्वलिटी लाना तो काफी मुश्किल काम है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए कहाँ के लोग मतलब कहाँ के लोग प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्राई करना स्टार्ट करते हैं? दैट वाज इटली। इज दैट क्लियर इन आउट ऑफ दिस वन? सो मोर फोर्सेस बिहाइंड द यूनिफिकेशन, व्हाई यूनिटी मेड सेंस। फर्स्ट वन इज द, अगर इटली यूनाइट होगा तो वहां पे इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलपमेंट होगा। इटली के यूनिफिकेशन के पीछे डेवलपमेंट जब बढ़ेगा, इटली यूनाइट होगा, इटली में डेवलपमेंट आएगा, इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इटली के लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो धीरे धीरे हाई होगा। देखो, जैसे जैसे इंसान के पास पैसे आना शुरू होते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? वो इंप्रूव होता है। क्या होता है? तो ये भी एक रीजन था। जो डिवाइडेड स्टेट थे, ये ट्रेड ट्रांसपोर्ट में डिफिकल्टी होती थी। अगर एक बात सोचो, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, चार पांच स्टेट में डिवाइडेड है बेचारे ये, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे सोचो कि बिहार से मुझे लीची लाके राजस्थान बेचनी हो, और राजस्थान एक अलग देश हो, बिहार एक अलग देश हो, तो क्या राजस्थान की गवर्नमेंट, जो राजस्थान की सरकार होगी, वो बिहार पे टैक्स नहीं लगाएगी? लगाएगी। इस चीज से बचने के लिए अगर भारत देश के अंदर बिहार गया था, राजस्थान गया था, बिहार से लाची लाके हम इधर बेच दिए, ठीक है, लीची। अब उस लीची को इधर हम लाके बेच दिए, इधर लीची जब हम बेच दिए, तो क्या हमें कहीं टैक्स देना पड़ा? नहीं देना पड़ा टैक्स। हमें कोई टैक्स देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। या अभी राजस्थान में उतने आम नहीं होते, लखनऊ से मलिहाबादी आम उठा के लाते हैं दशहरी, और हम यहाँ करौली में बेच रहे हैं, या हम जयपुर में बेच रहे हैं, या हम जोधपुर में बेच रहे हैं, भरतपुर में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम वहां से आम को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं ना, क्या हम इस पर टैक्स दे रहे हैं राजस्थान की सरकार को? ऑफकोर्स नहीं दे रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाएगा। क्या हम अपनी ट्रक को पाकिस्तान में ले जाके, पाकिस्तान के लाहौर में अपना लखनऊ का आम बेच सकते हैं? इट्स टू डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। कौन कौन जाए वहां, पता नहीं कब कौन बम फोड़ दे, कोई भरोसा तो है नहीं वहां पे, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो है, अब इसके अंदर सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप, इसमें एक आदमी होता है गैसिफ मेजनी, जो कि आगे मिलेगा आपको। ग्रुप लाइक कार्बोनरी वर्क एज अ रिमूव फॉरेन रूलर्स। ये एक वहां का ग्रुप हुआ करता था, जो कि किनको रिमूव करने की बात करता था? फॉरेन रूलर्स को। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि जब नेशनलिज्म आएगा तो फॉरेन रूलर्स भी यहां से हटने की फिराक में रहेंगे। थॉट मेनी एफर्ट्स फेल, कई सारे एफर्ट हुए, 1831 से एफर्ट चल रहा है, ठीक है। दे केप्ट द ड्रीम ऑफ यूनिफिकेशन अलाइव, लेकिन फिर भी अपना यूनिफिकेशन का ड्रीम जो है वो एक लेके ही चल रहे थे। जैसे इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में फ्रीडम के लिए 1857 से, ऑफिशियली 1857 से माना जाता है, तकरीबन 100 साल बाद हम जाके आजाद हुए 1947 में। क्लियर? ऐसा हुआ था। लेकिन अब क्या 1857 के बाद से जो भी रिवॉल्ट हुए इंडिया को फ्रीडम लेने में, क्या उनका कोई योगदान नहीं रहा? क्या हम अपनी होप छोड़ दें? नहीं। इसी को जिंदा रखा किन्होंने? इटली वालों ने। किसने रखा? इटली वालों ने। आगे चलिए। सो देयर आर द टू मेन कैरेक्टर्स। एक कुछ कैरेक्टर है, ये है गाइस मेजनी साहब। थिंकर एंड पेट्रियट बिलीव इन द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इटली। ये हमेशा बिलीव करते थे किसमें? एक डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक इटली में ये बिलीव करते थे। सेकंड, द फाउंडिंग येट, इन्होंने एक यंग इटली नाम की सीक्रेट एजेंसी बनाई थी, जिसका काम था वहां के यूथ के अंदर नेशनलिज्म को प्रमोट करना। क्लियर? सेकंड थिंग, द इंस्पायर्ड मेनी डिस्पाइट फेल्स एंड रिवोल्ट। ये बहुत सारे रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्ट पर रिवोल्ट करते जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि इनके सारे रिवोल्ट क्या होते हैं? फेल्ड होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? फेल्ड होते जाते हैं। एंड अब इसमें आते हैं काउंट कैमिलो डी कवर द ब्रेन, ये ना, ये होते हैं उस टाइम के इटली के एक मतलब कि प्रतिष्ठित, एक तरीके से वेल डेवलप्ड स्टेट्स के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, स्मार्ट पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। इनकी जो डिप्लोमेसी थी वो कुछ सुषमा स्वराज जैसी थी, ठीक है। और ये एक स्मार्ट पॉलिटिशियन से, लाइक अमित शाह अंकल। अमित शाह को जानते हो क्या आप लोग? अमित शाह जानते हो? वही ऐसा समझ लो, उस टाइम के अमित शाह। मॉडर्नाइज पिडमॉन्ट, ये पिडमॉन्ट को मॉडर्नाइज करते हैं। फॉर्म की अलायंस लाइक फ्रांस विद फ्रांस, ये अलायंसेस बनाते हैं। लेड मिलिट्री एफर्ट एंड यूनाइट नदर एंड सेंट्रल इटली, और बहुत सारे मिलिट्री एफर्ट्स डालते हैं क्या करने के लिए? इटली को, सेंट्रल इटली और नदर इटली को यूनाइट करने के लिए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? सो गाइसेप गैरिबाल्डी, अच्छा ये जो गाइसेप गैरिबाल्डी साहब है, ये वहां के एक मिलिट्री जनरल थे, इटली के अंदर के एक मिलिट्री जनरल थे। एंड ये एक टॉप क्लास, अच्छा जो मिलिट्री वाले होते हैं, जैसे जो मिलिट्री पर्सन होते हैं, अगर आप उनको देखोगे, जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ जनरल जीडी बख्शी साहब को, तो जीडी बख्शी साहब को देखता हूँ, या कभी कभी आप उनको
अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी सैम मानेकशॉ जी के ऊपर, सैम बहादुर, वो देखो कितना मतलब नेशनलिज्म कितना अंदर तक ब्लड में भरा है। ऐसा लगता है कि भगवान जब उनको पैदा किए तो उनके ब्लड में नेशनलिज्म एक सिरिंज में भर के डाल दिए। तो ऐसा कुछ इनके अंदर था। ये सिसिली और नेपल्स को, यानी कि जो स्पेन यानी कि बर्बन डायनेस्टी के अंदर आता था, उस इटली को ये यूनिफाई करते हैं, उस इटली को ये विजय प्राप्त करते हैं एंड हैंडेड ओवर द लैंड द किंग, और ये उसके लैंड को किंग को हैंडेड ओवर करते हैं, प्राइमरी यूनाइट पावर द पर्सनल पावर ये करते हैं। उसके बाद आते हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये बाद में जाके ना, ये जो विक्टर इमैनुअल साहब हैं, ये क्या गजब की मूछें हैं इन महोदय की, ठीक है, थोड़ा टीका लगा दे, क्लियर। तो किंग वाज द सार्डिनिया फ्रॉम 1849 टू 1861। इस टाइम पीरियड में ये सार्डिनिया के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। कौन कौन? विक्टर इमैनुअल सेकंड, इनका नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। एंड ही व्हेन ही बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ द यूनाइटेड यूनिफाइड इटली, he held this title until the death of 78 तक इस टाइटल को जिंदा रखते हैं। द इटालियंस affectionately refer to him as the father of the homeland। और कई बार तो ये क्वेश्चन आता है, who is the father of homeland of Italy, that is called Victor Emmanuel। Is that clear? Now we can move forward. Apart from this one, then important even early steps towards unification, revolution of 1848, whispered users demanding the freedom and unity। अब पहली बार क्या हुआ था कि अगर जब इसका 1948 में रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पे फ्रीडम और यूनिटी की बात होती है। मोस्टली इनके जो भी मिशन होते वो फेल होते जा रहे थे, बट हाईलाइटेड द स्ट्रॉन्ग डिजायर फ्रॉम यूनिफिकेशन। बट जो इनके अंदर का एक दृढ़ इच्छा शक्ति अंदर कह सकते हैं, वो जो थी वो यूनिफिकेशन के लिए बहुत पीक पे थी। सेकंड इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1859 की दूसरी बार क्या होता है कि इटालियन वार होती है। पिडमॉन्ट एंड फ्रांस फॉर ऑस्ट्रिया। मैंने आपको बताया था एक चीज कि ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं ये लोग। कौन लड़ता है? इटालिया से लड़ते हैं। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट और फ्रांस दोनों मिलकर किससे लड़ते हैं? ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं। किससे लड़ते? सॉरी, पिडमॉन्ट ओनली किससे लड़ते हैं? ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं। ऑस्ट्रिया लॉस्ट लंबार्डी। अब इस बैटल में ऑस्ट्रिया जो है वो लंबार्डी को हार जाता है, और लंबार्डी किसको ज्वाइन कर लेता है? पिडमॉन्ट को। किस रीजन को? पिडमॉन्ट रीजन को। इंक्रीजेस द अदर सेंट्रल इटालियन स्टेट ज्वाइन द पिडमॉन्ट बाय वोटिंग। और जो जब इनके साथ ऐसा होता है, ये इंक्रीज करते हैं कि जो पिडमॉन्ट के और सार्डिनिया के अलावा इटली के और पार्ट्स हैं अभी हैं, या जो अदर स्टेट थी, उनको बाय वोटिंग सेंट्रल इटालियन स्टेट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब गैरिबाल्डी कैंपेन 1860 में आता है। गैरिबाल्डी कैप्चर सिसिली एंड नेपल्स। जिस गैरिबाल्डी की मैंने अभी बात की थी, ये गैरिबाल्डी साहब ये क्या करते हैं? कैंपेन चलाते हैं। इनके कैंपेन के बाद क्या होता है, ये सिसिली एंड नेपल्स को कैप्चर कर लेते हैं। He then handed these regions Victor Emmanuel II for unity। और ये उस रीजन को, यानी कि स्पेन से, किससे? स्पेन के जो बर्बन डायनेस्टी थी उससे ये कैप्चर करके किसको हैंड ओवर कर देते हैं? किसको हैंड ओवर कर देते हैं? सो आगे की चीजों में अगर हम डिस्कशन यहाँ पे अगर कंटिन्यू रखें तो थोड़ा सा एक और इंप्रूवमेंट मेजर चेंजेस आएगा इसमें। ब्रेव मिलिट्री लीडर एंड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, ये थे, ये सारी चीजें हो ही गई हैं। द कंप्लीशन ऑफ यूनिफिकेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ इटली 1861 में होता है। ऑन 17th of March 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज डिक्लेयर किंग ऑफ इटली। विक्टर इमैनुअल साहब, जिनकी मैंने फोटो दिखाई, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उनको क्या बना दिया जाता है? किंग ऑफ इटली। इटली के क्या बन जाते हैं वो महोदय? किंग बन जाते हैं। वेनिस एंड रोम वेयर स्टिल आउटसाइड ऑफ द किंगडम। एक जो अभी करंट टाइम में इटली की जो कैपिटल है, जिसको हम कहते हैं कि रोम, रोम इटली की अभी करंट टाइम की कैपिटल है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं। उसी के अंदर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो कि एक्चुअल में इटली का ही पार्ट है, जहां पे पोप रहते थे, आज भी वहीं पे हैं, ठीक है। तो वहां पे ये वेनिस और रोम दोनों अलग है। वेनिस ज्वाइंस 1866 में वेनिस ज्वाइन करता है। कब ज्वाइन करता है? व्हेन इटली सपोर्टेड प्रुसिया इन वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। आपको पता है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब आप पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रशिया मिलेगा आपको। प्रशिया इज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, और इसी जर्मन पार्ट होने की वजह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, होने की वजह से आफ्टर ऑस्ट्रिया डिफीट वेनिस वाज गिवन टू इटली। वेनिस किसको दे दिया जाता है? इटली को दे दिया जाता है। रोम ज्वाइंस 1870। रोम वाज द प्रोटेक्टेड बाय द फ्रेंच ट्रूप्स। रोम को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांस। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बेटा? फ्रांस कर रहा था। जब ये फ्रांस कर रहा था उसको सपोर्ट, उस पर्टिकुलर कंडीशन में रोम वाज प्रोटेक्टेड फ्रांस ट्रूप्स व्हेन द फ्रांस विथड्रॉ ट्रूप्स। जैसे ही फ्रांस अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ करता है, जो रोम वाला पार्ट है वो बेचारा ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है? फ्रांस पर्शियन वार की वजह से
इटली कैप्चर्ड रोम एंड मेड इट द कैपिटल। इटली तुरंत उस पर क्या करता है, धावा बोलता है, अटैक करता है और क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के तुरंत बाद वहां पे अपनी कंट्री का हेड ऑफिस बना देता है, जिसको हम कैपिटल ऑफ इटली कहते हैं, जिसको नाम रोम है। एंड द पोप कंट्रोल वाज लिमिटेड टू द वेटिकन सिटी। जो वहां के पोप वगैरह होते थे उनका कंट्रोल लिमिटेड हो गया, कहां तक हो गया, वेटिकन सिटी के अंदर हो गया। इज इट क्लियर? So a new Italy challenges and prince political unity after the centuries of division. Italy became the one country under one king. इटली एक कंट्री बनता है बहुत टाइम के बाद। जब इसे मक्खी बैठती है तो डिस्टर्ब करती है, इसीलिए मैं ना विंडो वगैरह क्लोज करके रखता हूँ मेरी। आगे चलते हैं। ट्रेड फ्लूरिश, इंटरनल प्रॉब्लम्स, बिग डिफरेंसेस रिमेन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि जो इटली का मेन पार्ट था ये वाला, ये आपका नॉर्थ इटली हो गया और ये आपका साउथ इटली स्टेट हो गया। इनके कंपेयर में ये ज्यादा डेवलप थे और ये कम डेवलप थे, ये लेस डेवलपमेंट था, यहाँ पे लेस डेवलपमेंट था। तो दोनों में हालांकि कहा सुनी तो नहीं होती थी, लेकिन डेवलपमेंट का मेन पहलू आता है, याद आ ही जाता है। तो जो रिजल्ट आता है इसका, जो रिजल्ट आता है, एक पॉलिटिकल यूनिटी होती है, जो यहाँ पे होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, रिमूवल ऑफ द इंटरनल ट्रेड बैरियर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्लूइड्स। इंटरनल प्रॉब्लम में ये चीजें आती हैं। उसके बाद सोशल चैलेंजेस, हार्ड टू बिल्ड अ कॉमन इटालियन आइडेंटिटी ड्यू टू द डाइवर्स डायलेक्ट्स एंड द स्ट्रॉन्ग रीजनल लॉयल्टीज। एंड लास्ट में एक टर्म आता है irredentism. Some of the Italian speaking areas like Taranto, Trieste were still outside of Italy. कुछ इसके बाद भी चीजें रह जाती हैं जो कि इटली के बाहर रहती हैं। एंड दिस डिजायर टू रिक्लेम द unredeemed learns on the future conflicts.